ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાન મંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે આપણે લેसन नंबर 12 रानी महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था. उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक स्मरण लिखे हैं. प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है. उसका नाम था रानी. लेखिका को बचपन से ही उससे बहुत प्यार था. लेखिका रानी के साथ नेवला और रोजी कुत्या को भी नहीं भूली है. महादेव जी की सहृदयता पाठक को छू लेती है. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी हूँ दुख की बदरी और तुम हो नाव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्णन करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार है. यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है. सम्मिलित है जिसका बड़ा मार्मिक और भावुक शैली में चित्र अंकित किया गया है. ऐसा लगता है नेवला यह कुत्ती और घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु पक्षी और निर्दोष भोले ही प्राणी के प्रति महादेव जी का स्नेह और प्रेम छलकाता नजर आता है. रियायत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों की सवारों की आधिक्य था. इसके अतिरिक्त हमें अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं का या सफ़ेद गधों जिसके जाति के संबंधित रामा ने हमारे ज्ञानवर्धक किया पर घूमते देखते हैं. रामा की कहानी में तो राजा अपराधी को गद्दे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था. इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है. रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था. इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है. गधेड़ा पर सवार थईने अंग्रेज बाळकोने जोवा. लेखिका महादेवी બાળપણમાં ઇન્દોરમાં રહેતા હતા. ત્યાં અંગ્રેજ બાળકોને ગધેડા પર સવારી કરતા જોઈને તેમને આશ્ચર્ય થતું. તેમણે સાંભળ્યું હતું કે ગધેડા પર અપરાધીને બેસાડવામાં આવે છે અને ત્યારે તેમને નોકર રામાએ તેમની શંકાનું સમાધાન કર્યું અને વિલાયતમાં ગધેડા પર બેસવાની સજા કરીને એને ભારત મોકલવામાં આવે છે. क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है. एक दिन हम तीन ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया. हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है. यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें यह अधिकार मिलना चाहिए. महादेवी શું કહે છે? ઘોડા પર બેસવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. મહાદેવી એના ઘરના બીજા બાળકોને કહે છે ઘોડા પર બેસવાનો અમને પણ અધિકાર છે. અમે ઘોડા પર બેસીશું. પિતાજીને પૂછ્યા શું સફેદ ટટ્ટુ પર બેસશો? મહાદેવીએ કહ્યું સફેદ ટટ્ટુ તો ગધેડું હોય છે તો તેને સજા પામનાર લોકો જ બેસે છે. બાબूजी ने हंसते हुए पूछा सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो कि साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है. पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया. बरामदा तो घोड़ा बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नामक साइज रखा गया. શું કહે છે? બાળકોની માંગણીને અનુસાર રાણી નામની ઘોડી લાવવામાં આવી. તેને છુટ્ટન નામનો સાય એટલે ઘોડીનો દેખરેખ કરનાર રાખ્યો. ઘોડીને
રાખવાની વ્યવસ્થા કરવાની। ઘોડીને પૂરું नाम ताज रानी હતું। अब तो हम उसे टट्टू से बहुत प्रभावित आतंकित हुए। हमारे यहाँ अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन हुआ, कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा तो नौकर कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया। हम सब 5 दिन उससे स्पष्ट अप्रसन्न घूमते रहे, परंतु अंत में हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। શું કહે છે, રાણી છે એ ખૂબ સુંદર ઘોડી હતી। એના રંગ છે એ ખૂબ સરસ હતા, ચોકલેટી રંગનો હતો। એની કેસવાળી સરસ હતી, એની આંખો સરસ હતી। પછી બાળકો છે એની સાથે 2-3 દિવસ તો એમ નામ રહ્યા, પછી એની સાથે એની दोस्ती થઈ ગઈ। रामा ने उससे नाम पूछता ज्ञात हुआ, ताज रानी कहकर पुकारा। ताजमहल का चित्र हमें देखना था। रामा और कल्लू ने माँ की सभी कहानियों में होने का भी यह कहानी रानी की तरह निकाल दी। यह कल्पना करते हमारी सारी ईर्षा, सारा रोष करुण से पिघल गया। हम उसे अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगे। શું કહે છે, એના કેસવાળી ખૂબ સુંદર હતી। પારદર્શક આંખો, ઉજળા દાંત, લાલ જીભ, ગુલાબી હોઠ, મોરપીંછ જેવી પૂંછ અને સુગઠિત શરીર બધું આકર્ષિત હતું। वह इतनी सुंदर थी कि छवि आंखों में बस जाए। हल्का चॉकलेटी रंग जिसकी दृष्टि में फिसल जाता था। वह छोटे कानों के बीच माथे झूलता आयन का गुच्छा, वह काली स्वच्छ पारदर्शक जैसी आँखें, लाल नाखून जिसे फुला फुला कर चारों ओर गंध देती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों, लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहते भी विषक्त हो जाते हैं। ऊंचाई अनुपात पीठ की चौड़ाई अधिक थी। सुडौल मजबूत और सघन पूंछ को जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती। उसी समय समझ की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत स्मृति पट पर वे रेखाएं उभर आती हैं, जैसे किसी दृश्य शाही से लिखे अक्षर अभिन्न ताप के प्रत्यक्ष होने लगे। हम बार बार सोचते थे कि कुछ छोटी क्यों न हुई होते हम रोजी और निके के समान उसके भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तंबल बना हुआ बरामदा ही हमारा अराजकता का कार्यालय बना। बाळको छे ए रानी साथे हळीमळी गया अने तेनी साथे रमता था। बरामदे घोड़े में बांधने के लिए ही बना था। उसकी दीवार में एक खुली अलमारी, कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारी स्वेच्छाएं विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित हो गया था। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान, अलाय के फूल खोस खोस कर और उसे बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने ऐसी मित्रता कर ली, हमें देखने पर अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। बाळको छे ए रानी साथे हळीमळी गया ने तेमणे पोताना शरीर साथे रमता, बाजता, झूलता अने केसवाड़ीमां फूल खोसता राणी एनी मित्र बनी गई हती। एने जोईने पग पछाड़ीने अथवा तो हणहणीने बाळकोने पोतानी पासे बोलावा लागी। जीन वगैरे खरीदीने घोड़ीनी सवारी करवानी व्यवस्था करवामां आवी, परंतु बाळकोए तो तेमना मननुं धार्युं करवा इच्छता, ते सिवाय तेमने चैन पड़तुं नहीं। फिर हमारी घोड़ेसवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ और
बहन के लिए सामान्य छोटी सुंदर जीन खरीदी गई। भाई के लिए चमड़े के घरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे समतुल्य होने का और गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़ा होकर हम बारी बारी से रानी को आरूढ़ होते हुए छूटने के साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाना। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटते पर तीसरे पहर संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती है। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष न होता था। શું કહે છે? રાણી છે એક દિવસ છે ઘોડી સવારી કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને એની પીઠ ઉપર મહાદેવી બેઠા ત્યારે એની કેશવાળી પકડી રાણી આવી રીતે બેસનારને ધીમે ધીમે ફેરવીને સંતુષ્ટ કરી દેતી અને પીઠ પર બેસનારા બાળકો છે ને કમજોર સમજતી ન હતી। अंत में एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर सबको सो जाने हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर नंगी पीठ पर सवार करके बारी बारी अपनी अधूरी शिक्षा पूरी कर ली। एक दिवस शू कर्યું तो के रजा हती तो बपोरे बधाए सूई गया होय त्यारे एणे शू कर्યું पोताने पीठ पर एमनाम बेसी अने यह स्वाभाविक है कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। बालकों में अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब सो जाने के बाद रानी को खोलकर बाहर आए और चबूतरे पर खड़े होकर नंगी पीठ पर सवार किया। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना का विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार हो जाते। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन आसीत हो। શું કહે છે? બાળકો છે એની કમજોરી છે એ જાણી ગયા હતા। મહાદેવજી રાણીની પીઠ પર બેઠા અને ભાઈએ પાતળી સોટી પર પગમાં મારી। રાણી ભડકી અને વેગથી દોડવા લાગી। થોડી વાર પછી મહાદેવજીએ પોતાની જાતને સાચવી અને જમીન પર પડી ગયા। આમ છતાં આત્મીયતામાં કશો ફેર પડ્યો નહીં। નિક્કીને પૂંછ ઝુલાઈ रोजी इच्छा अनुसार। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ आयल पकड़कर बैठने वाले को वह दूली चाट के इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती। परंतु एक बार मेरे बैठने पर भाई ने अपने हाथों की संटी पैरों में लगा दी और चोट लगी। इससे न जाने स्वाभिमान आहत हो गया। कोई दुख स्मृति उभर आई। वह ऐसा वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। શું કહે છે? એ ખૂબ ઝડપથી દોડી અને પછી શું થયું? कुछ मैंने अपने उड़न खटोले पर संभाल लिया परंतु गिरना तो निश्चित था, परंतु पड़ू तो नक्की ज હતું। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी हो गई जैसे पश्चाताप की प्रहर प्रतिमा। पछी एने पश्चाताप थयो होय एवुं लाग्युं। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े। फिर बहुत दिनों तक बिछौने में पड़ा रहना पड़ा। बिछौनी एटले पथारी में पड़ी रहવું પડ્યું। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी। मेरे आंसू आ गए અને એમાં આત્મીયતામાં મહાદેવીને કોઈ ફેર પડ્યો નહીં। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी से उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते।
सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणाओं से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरफ पहना आया। इन्हें नानी ए महादेवजी देवीना भाईना जन्मदिवसे वाघना मोढियावाळा कड़ा मोकल्या। बाळकोने राणी प्रत्ये प्रेम हतो એટલે એને રાણીના કડા છે એ કાનમાં પહેરાવી દીધા। પછી બાળકો એમ ભૂલી ગયા કે કડા ક્યાંય દેખાતા નથી। रानी अपने कानों में खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। अंत में बाबूजी का ध्यान फिर हम सब खेलने कड़ों की बात भूल गए। संध्या का समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोद आरंभ हुई। कहीं भी कड़े का पता नहीं चला। एकाएक छे रानी अपने कानों में घुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसी ओर गया। उन्होंने मिट्टी से हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड किसको नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एनी छे बाळको छे एने कानमा પહેરાવી દીધા ને પછી પોતે ભૂલી ગયા અને રમવા માંડ્યા। એકાએક બાબુજીનું ધ્યાન છે એ એના કાનમાં ગયું અને પોતાના કાન પગની ખરીથી હણતી હતી એટલે બાબુજીની ત્યાંની માટી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો। ત્યાં કડા પડ્યા હતા। કોઈએ ખાડો ખોદીને કડા ત્યાં છુપાવી દીધા હતા। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हम रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यहाँ कहाँ था कह हमने रामा को थका दिया कि निरुपाय घोषणा की। वह नया जीव रानी के पेट में दाना खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी, और रामा ने स्वीकृति से हिलाया। रानीए एक शिशुने जन्म आप्यो। बाळकोए पूछ्યું आ क्या हतो? रामाए કહ્યું जीव राणीना पेटमां हतो। दाणा अने चारो खाईने सूई रह्यो हतो। भाईए पूछ्यो बीजो पण? रामाए हाँ पाड़ी। हवे तो अबोध महादेवने चीड़ चढ़वा लागी। आ नानकड़ो जीव कशुं कामधाम करतो नथी अने चारो खाईने पड्यो रहे छे। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। छोटे जीव को कोई काम धाम नहीं करना और हमको पीठ पर बैठकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेट रहा था। भाई ने कहा रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे उचित जान पड़ा। जब एक दोपहर को वह कहीं शाक काटने का चाकू लेकर आया तब मेरे साहस ने जवाब दिया। एक और भी समस्या और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सीखेंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा